गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो मैं शशांक और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स जुगाड़ से पर। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हो ये वाली प्लेलिस्ट चल रही है आपकी डेफिनेशंस वाइज। ठीक है, तो इसमें केवल डेफिनेशंस होने वाली हैं और एक दो तीन चार चार चैप्टरों की डेफिनेशंस मैं आपकी इस प्लेलिस्ट में डाल चुका हूँ। आज चैप्टर नंबर 5 है। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 है। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, और शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पाठ का नाम है वैद्योच्चारण। क्लास 12 की बात हो रही है, यूपी बोर्ड। क्लास 12 की बात हो रही है, यूपी बोर्ड। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, अब शुरू करते हैं। पहली थ्योरी है वैद्युत आवेश। वैद्युत धारा किसे कहते हैं? देखिए, वैद्युत आवेश के प्रवाह की दर को दोनों देखिए, दोनों परिभाषा मैं आपके पास लिखे रह चुका हूँ और दोनों ही सरल हैं। ठीक है, अगर ये याद नहीं हो रही तो ये वाली कर लो। ठीक है, नहीं फॉर्मूले से तो परिभाषा बनाना मैं आपको सिखा ही चुका हूँ और सिखा दूंगा। अब देखिए, पहली परिभाषा वैद्युत धारा की कि वैद्युत आवेश के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं, अथवा किसी चालक के आवेश और समय के अनुपात को वैद्युत धारा कहते हैं। इसे आई द्वारा पकड़ते हैं, यानी आई बराबर के क्यू अपॉन टी। फॉर्मूले से कैसे बनाओगे? यानी कि आई बराबर के क्यू अपॉन टी होता है, यानी कि किसी चालक में आवेश यानी क्यू। ठीक है, आवेश और उसके समय के अनुपात को क्या टी यानी कि समय के अनुपात को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, इसे आई द्वारा बताते हैं। अब देखिए, इसका मात्रक क्या होता है? कूलम प्रति सेकंड होता है। मात्रकों को याद रखना। इसका मात्रक क्या होता है? कूलम प्रति सेकंड होता है, जिसे एम्पियर भी कहते हैं। जैसे क्या कहते हैं? एम्पियर कहते हैं। यानी आपसे सीधा भी पूछ सकता है, सीधा ऐसा जरूरी नहीं है कि एम्पियर ही आपको दिया जाए। ठीक है, 1 मार्क में क्या दिया जाए? एम्पियर ही आपको दिया जाए। तो ज़रूरी नहीं है। जो आपके 20 जो टिक मार्क जो आएंगे ना, वो इसी में से आएंगे, याद रखना। वो तुम्हारे मात्रक पूछेगा। मात्रक पूछ सकता है, विभव पूछ सकता है, राशि पूछ सकता है, सदिश है, अदिश है। ठीक है, तो थ्योरेटिकल वाइज आपको अगर 20 नंबर पक्के करने हैं भाई साहब, तो 20 नंबर आपके यहीं से पक्के होंगे, याद रखना। ठीक है, तो देखिए, इसका मात्रक क्या होता है? कूलम प्रति सेकंड, और जिसे क्या कहते हैं? एम्पियर भी कहते हैं। ठीक है, तो कूलम प्रति सेकंड भी आ सकता है, कूलम सेकंड ये भी आ सकता है कि कूलम सेकंड की पावर -1, ये भी आ सकता है, इसको ऊपर ले जा सकता है। तो इतना तो आपको कॉमन सेंस रखना होगा। ठीक है, अब देखिए, इसकी विमा क्या होती है? ए होती है। इसकी विमा क्या होती है? ए होती है। यह एक सदिश राशि है। तो धारा कैसी राशि है? सदिश राशि है। ठीक है, इसके बाद पढ़ते हैं धारा घनत्व। धारा घनत्व किसे कहते हैं? किसी चालक में बहने वाली धारा और क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं? धारा घनत्व कहते हैं। इसे जे द्वारा प्रकट करते हैं, यानी जे द्वारा इसे बताते हैं, यानी जे बराबर के आई अपॉन ए। ठीक है, यहाँ से भी आप परिभाषा को बना सकते हो अपने आप कि क्या है? किसी चालक में बहने वाली धारा यानी कि आई, और क्या ए यानी क्षेत्रफल के अनुपात को धारा घनत्व कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर इसका क्या होता है? मात्रक होता है। एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर इसका क्या होता है? मात्रक होता है। मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ कि मात्रक और इन पर जोड़ दीजिएगा। आपके 20 नंबर के टेक मार्कों में इनकी बड़ी ही कड़ी महत्वता होने वाली है, याद रखना। ठीक है, तो एम्पियर बट्टे मीटर स्क्वायर। ठीक है, यह एक सदिश राशि है। यह भी क्या है? एक सदिश राशि है। तो धारा भी एक सदिश राशि थी और धारा घनत्व भी एक सदिश राशि है। इसकी विमा एल की घात -2 होती है। धारा घनत्व की क्या होती है? विमा एल की घात -2 होती है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई साहब, अगली हेडिंग देखिए, वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल बताना है। वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल ये आपका केमिस्ट्री में भी पढ़ाया जाता है, इसमें भी पढ़ाया जाता है। दोनों कन्फ्यूज होने की कोई जरूरत है नहीं, दोनों एक ही चीज़ है। उसमें भी वही टॉपिक है और इसमें भी वही टॉपिक है, केमिस्ट्री फिजिक्स में। ठीक है, तो देखिए, हम जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जैसे क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। अणु का सबसे छोटा भाग परमाणु कहलाता है। परमाणु के नाभिक के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु के नाभिक के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा होगा कि परमाणु के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, और इनके बाह्य कक्षा में क्या होता है? इनके बाह्य कक्षा में क्या होता है? इनके बाह्य कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो चारों ओर इनके क्या करता है? इनके चारों इलेक्ट्रॉन रिक्त कक्षाओं में परिक्रमण करते रहते हैं। इन्हें बांधे रखने के लिए एक प्रबल आकर्षण बल लगा रहता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर चारों ओर घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? जो नाभिक के अंदर क्या होता है? चारों तरफ घूमते हैं वो इलेक्ट्रॉन। और यदि इन्हें बाह्य स्रोत से अतिरिक्त ऊर्जा मिल जाती है तो ये अपनी कक्षा छोड़कर ऊंची कक्षा में प्रवेश कर देते हैं।
वहाँ क्या होता है यार, वहाँ पर 10⁻⁻8 सेकंड ये रुककर विभिन्न ऊर्जा स्तरों से होते हुए कक्षा में वापस चले जाते हैं, और इन्हें इलेक्ट्रॉन का मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी अधिक होती है विद्युत धारा का मान उतना ही अधिक होता है। प्रश्न पूरी थ्योरी में एक अच्छा प्रश्न बनता है यहाँ से, क्या बनता है कि विद्युत धारा का प्रवाह अधिक कब होगा, विद्युत धारा का प्रवाह अधिक कब होगा, तो कब होगा कि इलेक्ट्रॉन को मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी अधिक होगी उतना ही विद्युत धारा का प्रवाह बढ़ेगा, उतना ही विद्युत धारा का मान बढ़ेगा, और जितनी मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी उतना ही क्या होगा, विद्युत धारा का मान घटेगा। यहाँ से आपका प्रश्न यहाँ से तैयार हो गया थ्योरी में से भी। अब देखिए गतिशीलता कैसे कहते हैं, अगली हेडिंग है गतिशीलता। तो गतिशीलता कैसे कहते हैं, तो किसी चालक के अनुगमन वेग वीडी और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को, यानी किसी चालक के अनुगमन वेग यानी वीडी और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को क्या कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं। इसे म्यू द्वारा बताते हैं, क्या करते हैं, गतिशीलता को म्यू द्वारा बताया जाता है। इसका मात्रक क्या होता है भाई साहब, कूलम गुणा मीटर बट्टे न्यूटन गुणा सेकंड होता है इसका मात्रक, और एक और मात्रक होता है मीटर स्क्वायर बट्टे सेकंड बोल्ट इंटू बोल्ट। ठीक है, तो किसी भी प्रकार का मात्रक आपसे, दोनों प्रकार का मात्रक आपके पेपर में आ सकता है, दोनों ही। ठीक है, दोनों में से कोई सा आ सकता है। अभी आप ये कहोगे सर हमने तो ये पढ़ा था ये नहीं आया, ठीक है, दोनों ही मात्रक मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूँ। दोनों में से कोई भी मात्रक आपके पेपर में आ सकता है कि गतिशीलता का मात्रक क्या होता है। ठीक है, आ सकता है कि ये आ भी सकता है, आएगा, ठीक है, ये भी हो सकता है आएगा गतिशीलता वाला। इसमें से याद रखना कि हर चैप्टर में से मैं आपको बताऊं, अगर 20 टिक मार्क अगर आपके आ रहे हैं, 20 MCQ अगर आपके आ रहे हैं, तो पर चैप्टर में से तो नहीं, लेकिन हाँ 2 चैप्टरों को मिलाकर एक चैप्टर में से क्या हो सकता है, आपका क्वेश्चन बन सकता है 1 मार्क वाला। ठीक है, अच्छा अगला हेडिंग देखिए भाई साहब, ताप बढ़ाने पर गतिशीलता कम हो जाती है क्योंकि। अच्छा प्रश्न ये है कि ताप बढ़ाने पर गतिशीलता कम हो जाती है, ताप बढ़ाने पर क्या होता है, गतिशीलता जो होती है वो कम हो जाती है क्योंकि ताप बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है। वास्तव में गतिशीलता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर पूर्णतः निर्भर नहीं करती, यह अधिकांशतः मुक्त इलेक्ट्रॉनों के चयन अर्थात अनुमान वेग पर निर्भर करती है। 1 नंबर में ये रहा प्रश्न आपका। ठीक है, ये आपका आएगा देखना 1 नंबर में। अगला देखिए, अगला प्रश्न, अगली हेडिंग है कि विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता में संबंध बताइए। ठीक है, इसके आने की चांस अब की बार मैं 100% कह सकता हूँ कि इसके आने की चांस 100% है। विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता में आपके संबंध पूछा जा सकता है, या फिर कह सकता है कि प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता में संबंध बताइए। ठीक है, या फिर ऐसे पूछ सकता है कि विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोध में संबंध बताइए, ये भी पूछ सकता है कि विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता में संबंध बताइए। तो देखिए ये होता क्या है, किसी चालक की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी चालक की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व के अनुपात को ही क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, फिर विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता कहते हैं। इससे रो द्वारा प्रकट करते हैं। वैसा रो का अर्थ है कि टेढ़ी पी, कैसी पी तो है लेकिन टेढ़ी होती है वो। ठीक है, सीधी पी मत बनाना, टेढ़ी पी होती है। तो ठीक है, रो बराबर की ये पॉइंट जी होता है। मात्रक इसका याद रखना भाई साहब, मात्रक होता है तुम्हारा ओम गुणा मीटर, मात्रक क्या होता है, ओम गुणा मीटर। अच्छा एम के इस पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है, के जी, एम की घात 3, एस की घात -3 और ए की घात -2, इसकी विमा एम एल टी इन टी की घात -3 ए की घात -2 होती है इसकी विमा। याद रखना, यहाँ से प्रश्न आने की 100% चांस है, और आएगा आपका 100% चांस। ठीक है, आना ही आना है यहाँ से तो क्वेश्चन। ठीक है, अगला देखिए भाई साहब, अगली एड है, किसी चालक तार का प्रतिरोध चालक की लंबाई तथा क्षेत्रफल के क्रमशः अनुपाती अथवा व्युत्क्रमानुपाती होता है। याद रखना है यहाँ से कि किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, चालक की लंबाई के क्षेत्रफल के क्रमशः अनुक्रमानुपाती होता है। यानी किस पर होता है, प्रतिरोध, यानी कि आर जो होता है वो क्या होता है, लंबाई, क्षेत्रफल की जो लंबाई होती है, लंबाई का जो होता है, लंबाई जो होती है तार की। ठीक है, यहाँ कर दो। ठीक है, यानी कि ये कि आर डैश टी प्रोपोर्शनल टू ए, आर डैश टी प्रोपोर्शनल ए होता है। ठीक है, और अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती होता है। अच्छा अगली हेडिंग है भाई साहब, अनुगमन वेग। अब देखिए कहीं पर आपको अनुगमन भी मिलता है, कहीं पर आपको अपवाह वेग मिलता है, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। मॉडल में अपवाह वेग मिलता है लिखा हुआ, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अनुगमन वेग, हमने तो अनुगमन वेग पढ़ा था, अपवाह वेग कहाँ से आ गया, अपवाह वेग कहाँ से आ गया, या फिर तो हमने अपवाह वेग पढ़ा था तो अनुगमन वेग कहाँ से आ गया, दोनों बात एक ही होती है। तो देखिए अपवाह वेग या फिर अनुगमन वेग किसे कहते हैं।
इलेक्ट्रॉन को प्राप्त हुआ सूक्ष्म नियत वेग, इलेक्ट्रॉन को प्राप्त हुआ सूक्ष्म नियत वेग जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की तार की लंबाई के अनुदिश उच्च विभव वाले सिरे की ओर गति करता है, उसी को अनुगमन वेग करते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है भाई साहब, आपके प्री बोर्ड के हिसाब से भी और आपके बोर्ड के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगली पढ़ते हैं। देखिए अगला अथवा में, देखिए अथवा में, देखिए अथवा में क्या है। अथवा में अगर आपको ये वाली परिभाषा याद नहीं हुई तो अथवा में और भी परिभाषा है। इलेक्ट्रॉन का भावेग जो उच्च वाले सिरे की ओर गति, उच्च विभव वाले सिरे की ओर क्या करता है, गति करता है, उसको अनुगमन वेग कहते हैं। अच्छा, इसे वीडी द्वारा पकड़ते हैं। इसे क्या किसके द्वारा करते हैं, अनुगमन वेग को वीडी द्वारा बताते हैं। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या होता है इसका मात्रक, मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, अगली हेडिंग है मुक्त इलेक्ट्रॉनों का रीतिकाल। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का रीतिकाल। तो दो इलेक्ट्रॉनों को टकराने में लगे समय को क्या कहते हैं, रीतिकाल कहते हैं। यानी दो इलेक्ट्रॉन जब आपस में टकराते हैं, आपस में क्या करते हैं, जब टकराते हैं, उससे टकराने वाले समय को क्या कहते हैं, रीतिकाल कहते हैं। तो अधिकतर धातुओं के लिए इसका मान कितना होता है, 10⁻⁻14 होता है। अधिकतर धातुओं के लिए इसका मान कितना होता है, 10⁻⁻14 होता है। इसे टॉ द्वारा प्रकट करते हैं, यानी इसे टॉ द्वारा बताते हैं। ठीक है, रीतिकाल को टॉ द्वारा बताते हैं। अच्छा, अगला देखिए गयात्मक प्रतिरोध। क्या अगला है, अगली हेडिंग है गयात्मक। अब आगे गयात्मक प्रतिरोध, अगली हेडिंग है गयात्मक प्रतिरोध किसे कहते हैं, तो विभव परिवर्तन यानी डेल्टा वी और धारा परिवर्तन के अनुपात को, गयात्मक प्रतिरोध कहते हैं। इसे आर द्वारा प्रकट करते हैं, यानी आर द्वारा बताते हैं। तो आर बराबर डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई। कोई परेशानी आई, ठीक है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई, कोई परेशानी आई। ठीक है, तो चलो अगली हेडिंग देख, अगली है भाई साहब धातुओं की प्रतिरोधता अथवा ताप का प्रभाव, अथवा ताप वृद्धि से किसी धातु प्रतिरोधकता की वृद्धि की गणना करो, अथवा मिश्र धातु की प्रतिरोधकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तीनों प्रकार से प्रश्न पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, याद रखना। तीनों प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है, इस प्रकार से भी, इस प्रकार से भी, और इस प्रकार से किसी प्रकार से पेपर में आ सकता है। तो देखिए, किसी चालक या धातु मिश्र धातुओं पर ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता बढ़ जाती है, अर्थात तार का विद्युत धारा कम हो जाता है। अर्थात क्या होता है, जो तार की जो करंट होता है वो घट जाता है भाई साहब। ठीक है, ओमीय तथा अनुमीय चालक, देखिए ओमीय तथा अनुमीय प्रतिरोध किसे कहते हैं। तो देखिए ओमीय प्रतिरोध तथा अनुमीय प्रतिरोध किसे कहते हैं कि जब कोई प्रतिरोध ओम के नियम का पालन करता है, जब कोई प्रतिरोध क्या करता है, ओम के नियम का पालन करता है, तो उसे ओमीय प्रतिरोध कहते हैं। तो उसके चालक को ओमीय चालक कहते हैं और बहने वाली धारा को ओमीय धारा कहते हैं। जैसे तांबे का तार, टंगस्टन का तार। ठीक है, टंगस्टन का तार कौन सा होता है, टंगस्टन का तार जानते हो कौन सा होता है। टंगस्टन का तार भाई साहब वो होता है जो आपके हीटर में जो तार यूज होता है ना, उसको टंगस्टन का तार कहते हैं। हीटर में जो तार आपके यूज होता है उसी को टंगस्टन का तार कहा जाता है, याद रखना। ठीक है, तो जब कोई प्रतिरोध ओम के नियम का पालन करता है तो उसे ओमीय प्रतिरोध कहते हैं। तो उसके चालक को ओमीय चालक और उसमें बहने वाली धारा को ओमीय धारा कहते हैं। ठीक है, अब देखिए वे अब क्या होता है, अनुमीय किसे कहते हैं, वे चालक जो ओम के नियम का पालन नहीं करते उसे अनुमीय चालक कहते हैं। इसका प्रतिरोध अनुमीय प्रतिरोध कहलाता है, बहने वाली धारा अनुमीय धारा कहलाती है, जैसे ट्रांजिस्टर या फिर डायोड बल्ब। ठीक है, बताओ कोई परेशानी। ठीक है, अगला देखिए भाई साहब, अगला है कार्बन प्रतिरोध तथा वर्ड क्रोड। अगली हेडिंग है कार्बन प्रतिरोध तथा वर्ड क्रोड किसे कहते हैं। तो देखिए घरेलू वैद्युत परपथ तथा इलेक्ट्रॉनिक परपथों में मुख्यतः दो प्रकार के प्रतिरोध जो है लगाए जाते हैं। ठीक है, यानी प्रतिरोध, कार्बन प्रतिरोध, यानी मैं बताऊँ आपको सीधी भाषा में, जिसे आपकी भाषा में बताऊँ तो जिसे कहते हैं एमसीबी। ठीक है, तो एमसीबी दो प्रकार के घर में यूज होती है। ठीक है, एक तो होता है वैसा तार प्रतिरोधक, एक होता है कार्बन प्रतिरोधक। दो प्रकार की एमसीबी लगती है। तो इसमें क्या होता है, तार प्रतिरोधक में क्या होता है कि इसमें मिश्र धातु जैसे मैग्नेट, नाइक्रोम आदि के तारों को लपेट कर प्रतिरोध बनाए जाते हैं। टंगस्टन का तार, नाइक्रोम, शायद एक मिनट, नाइक्रोम यहाँ पे तो देख लेना, नाइक्रोम या फिर टंगस्टन के तार में से एक तार को हीटर का तार कहा जाता है, और इसी में से एक को बल्ब का तार भी कहा जाता है। जिसमें बल्ब में जो तार लगता है ना, शायद उसको टंगस्टन कहते हैं, और नाइक्रोम का वायर जो लगता है वो तुम्हारा हीटर में लगता है। ठीक है,
तो कार्बन प्रतिरोधक, अगले देखिए कार्बन प्रतिरोधक किसे कहते हैं। इसमें प्रतिरोधक कार्बन से बनाए जाते हैं, इनकी प्रतिरोधकता बहुत कम होती है। इसमें क्या होता है, इसमें प्रतिरोध यानी जो ये जो पावर को क्या करता है, करंट को रोकता नहीं है ज़्यादा। अधिकतर कार्बन प्रतिरोधक जो होता है, कार्बन का जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या करता है, करंट को अधिकतर रोकता नहीं है, ठीक है। हाँ, इनकी प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है, ठीक है। यानी इसकी जो रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टिविटी होती है, प्रतिरोधकता होती है, वो कितनी होती है, अधिक होती है कार्बन प्रतिरोधक। तो इसलिए हम अपने घरों में कार्बन प्रतिरोधकता जो है कम यूज़ करके तार प्रतिरोधकता को ज़्यादा अधिकतर यूज़ करते हैं। अच्छा, कार्बन प्रतिरोधों के लिए वर्ड क्लोड देखिए। कार्बन प्रतिरोधों पर 4 समकक्ष पर रंगीन वलयों का समूह होता है जो कि निश्चित वर्ड क्लोड के अनुसार उनके प्रतिरोधों को व्यक्त करता है। कार्बन प्रतिरोधक पर बने पहले वलय का रंग ओम के प्रतिरोधक के सार्थक अंक के दूसरे अंक के वलय का दूसरा रंग के प्रतिरोधक के दूसरे सार्थक अंक का व्यक्त करता है तथा तीसरे रंग, ये भाषा लिख रही है थोड़ी सी, ठीक है, मैं आपको सीधे समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे बी है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, बी है। देखिए आपने ये पढ़ा होगा कि डेड DBROY BROY GBVGW, ठीक है, कार्बन प्रतिरोधक तथा वर्ड क्लोड की सारणी। इससे प्रश्न जो बनते हैं वो मैं आपको अगली वीडियो न्यूमेरिकल वाइज जो वीडियो आएगी उसमें प्रश्न आएंगे, इससे बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं इससे। तो इसकी सारणी को आप अपने माइंड में रखना है, इस सारणी को, ठीक है, दिमाग में। इस सारणी को बनाने के लिए आपके लिए मैं हिंट दे रहा हूँ। हिंट वो क्या है, हिंट भाई साहब ये है, याद करने के लिए इसको, कि आप इसको याद कैसे करोगे कि BBROY GBVGW को याद कैसे करोगे। तो देखिए इसको याद करने के लिए है, अच्छी ट्रिक है, बैड बॉय जिसका नाम रोआ उसकी गुड बेबी और उसकी वेरी गुड वाइफ, ठीक है। तो इससे आप इसको याद कर सकते हो, यानी क्या कि बैड बॉय जिसका नाम रॉय यानी कि आर, उसकी, ठीक है, उसकी गुड बेबी, डेड बॉय जिसका नाम रॉय यानी ROY रॉय, उसकी गुड यानी कि जी, बेबी यानी कि बी, और उसकी वेरी यानी भी, गुड माने जी, और वेरी गुड वाइफ, ठीक है, W। तो आप यहाँ से इसको याद कर सकते हो, ठीक है। कुछ इस प्रकार का ये क्या होती है, सारणी होती है। सारणी को अपने माइंड में रखना। माइंड में रखने का आपको मैं तरीका इसको तो बता ही चुका हूँ कैसे लिखना है। B फॉर ब्लैक, B फॉर भूरा, R फॉर रेड, O फॉर ऑरेंज, ठीक है, Y फॉर येलो, G फॉर ग्रीन, B फॉर ब्लू, V फॉर वॉयलेट यानी बैगनी, G फॉर ग्रे और W फॉर वाइट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐसे लिख लेना है इसके रंगों के नाम, ठीक है। अब क्या प्रथम व द्वितीय वलय के रंग जो होते हैं गिनती लिख दो 0 से, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, ठीक है, ये आ जाएगी गिनती यहाँ। तृतीय वलय के रंग में क्या करना है आपको, 10 की घात पे लगना है, 10 की घात 0, 10 की घात 1, 10 की घात 2, 10 की घात 3, 10 की घात 9 तक, कोई परेशानी। अब देखिए चौथे वलय के नियम में क्या होता है, रंग और सहन क्षमता दोनों लिखी जाती है इसमें। अच्छा, गोल्डन, सिल्वर और नो कलर, ठीक है, यानी प्लस माइनस 5%, प्लस माइनस 10%, प्लस माइनस 20%। अभी आपको ये पूर्णतः समझ में नहीं आएगा, पूर्णतः समझ में तब आ जाएगा जैसे मैं न्यूमेरिकल आपको इस चीज़ के कराऊंगा किस प्रकार से प्रश्न आते हैं इसमें से, और इसमें से प्रश्न आता है भाई साहब, याद रखना, ठीक है। तो जैसे आपको मैं न्यूमेरिकल वाली वीडियो कराऊंगा तब आपको ये पूरी तरीके से पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, ठीक है।